हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिकल एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आके जुड़ जाइए हमारे क्लास में। दिस इज़ शिवानी हियर। ओके, सो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आज गैसियस स्टेट का आखिरी लेक्चर। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने लिक्विड स्टेट को कवर किया, तो उसके साथ साथ हमने बहुत कुछ अभी तक पढ़ लिया है गैसियस स्टेट में। आज जो लेक्चर होगा वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा गैसियस स्टेट का। ठीक है, जो लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किए हैं, प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक गिवन है वहाँ पे जाके जुड़ जाइए। एंड टेलीग्राम ग्रुप में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। जो लोग अभी तक ये बात को नहीं जानते हैं, प्लीज़ जाके टेलीग्राम में जुड़ जाइए। उसके बाद हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आ जाइए। ठीक है, और जो लोग जो भी आपको क्वेरीज है और आपको कोई डाउट आ रहा है किसी के रिगार्डिंग, ठीक है, और आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है या फिर आपको कुछ भी समझ में अगर नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको ज़रूर मदद करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं। बिल्कुल भी देरी हम नहीं करेंगे। तो दिस बैच इज कॉल्ड योर यकीन बैच। ठीक है, जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। तो दिस इज आवर जुलाई मंथ शेड्यूल एंड अगस्त सितंबर शेड्यूल फॉर ओनली केमिस्ट्री। एंड दिस चैनल पे हम फिजिक्स ऑलवेज एज वेल एज केमिस्ट्री का फुल सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो जुलाई अगस्त सितंबर तक आप लोगों का होप कि आप लोगों का सारे सिलेबस खत्म हो जाएगा। आप लोगों का, जो लोगों को नहीं पता अभी तक, आप लोगों का आईआईटी जैम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। जो एग्जाम आपका फरवरी 12 में होने वाला है, उस ऑलरेडी हमारा चैनल पे उसके रिगार्डिंग वीडियो बन चुका है। तो जो लोग नहीं देखे, प्लीज जाके देख लीजिएगा, वहां से आपको आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, हमने लिक्विड स्टेट को खत्म किया, गैसियस स्टेट आज खत्म होने वाला है। उसके बाद हम शुरू करेंगे सॉलिड स्टेट को। ठीक है, एज वेल एज इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें, बायो इनऑर्गेनिक खत्म हो चुका है, वैसे ही ऑर्गेनिक में आप लोगों का जीओसी खत्म हो चुका है। तो प्लीज जो लोग अभी तक ये सारे लेक्चर्स को मिस कर चुके हैं, मिस कर गए, ठीक है, वो लोग हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ओके, सो दीज आर द एग्जाम्स। आईआईटी जैम आपको होने वाला है फरवरी में। उसके बाद जाके आप लोगों का एमएससी एंट्रेंसेस हो जाएंगे। सीएसआईआर नेट गेट को आप एमएससी में अपेयर करने वाले हैं। एंड आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि डीयू सिर्फ अभी अलग हो रहा है। 2022 से ये आ गया है कि डीयू जो है वो अलग हो रहा है अभी। बीएचयू सी एचसीयू सीयूईटी में मर्ज हो गया। ठीक है, एंड अदर स्टेट बोर्ड पीजी एंट्रेंसेस भी अलग अलग होते हैं। आप लोगों का जब फाइनल सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद जाके आप लोगों का सारे पीजी एग्जाम, पीजी एंट्रेंसेस होना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज अच्छे से पढ़िए। देखिए, अलग अलग एग्जाम्स का मतलब नहीं है कि अलग अलग कोर्सेस होगा। आप लोगों को सिंपली गैसियस स्टेट पढ़ना है, मतलब ये सारे एग्जाम में आप लोगों को गैसियस स्टेट आने वाला है। ठीक है, गैसियस स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कोरिंग टॉपिक है, मैं ये बता सकती हूँ आप लोगों को। तो सारे एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्स ऑफ स्टडी नहीं होते। वहाँ पे कॉमनली आप लोगों को ग्रेजुएशन में जो जो चैप्टर आपने ऑलरेडी पढ़े हैं 3 साल में, वो सब आप लोगों का ये एग्जाम में सब कुछ आता है, सारे कोर्स आता है। सिर्फ आप लोगों का अगर है, मान लें कि 90% कोर्स सब एग्जाम में मैच करता है, सिर्फ 10% डिफरेंट हो जाता है कभी कभी। तो 90% का आप तैयारी कर लीजिए, आप लोगों का पक्का हो जाएगा। जब 90% का ऑलरेडी रिवाइज होके क्वेश्चन होके खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप 10% चेक कीजिएगा। ठीक है, तो अच्छे से पहले 90% अपना दीजिए। तो एक चेहरे में मुस्कान लेके बैठ जाइए, कॉपी अपना खोल लीजिएगा। होप कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि रिवाइज करके आने के लिए, तो मैं होप कर रहा हूँ ये कि आप लोगों ने ऑलरेडी रिवाइज कर लिया होगा।
ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने एंड्यूज आइसोथर्म पढ़ा था, तो और देरी ना करके सीधा चल जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो मैंने आपको क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है वो बताया था। क्रिटिकल टेम्परेचर को हम टी सी से डिनोट करते हैं। तो टी सी का वैल्यू क्या होता है? टी सी का वैल्यू होता है आप लोगों का 8A डिवाइडेड बाई 27 RB। दीज ये वैल्यू जो होता है आप लोगों को याद रखना है। बहुत सारे एमएसक्यू या फिर हो गया आपका एमसीक्यू में आ जाता है आप लोगों का टी, वैसे ही टी बी मतलब बॉयल्स टेम्परेचर। जो टेम्परेचर क्या होता है जहाँ पे रियल गैस टेम्पोरेली आइडियल गैस के हिसाब आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, उसको हम बॉयल्स टेम्परेचर बोलते हैं। तो बॉयल्स टेम्परेचर का वैल्यू क्या होता है? बॉयल्स टेम्परेचर का वैल्यू होता है A/RB। 1 सेकेंड गाइस। और देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वैल्यू जो मैं आपको बता रही हूँ उसको अच्छे से याद रखिएगा, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो टी बी विल बी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई आर बी। ओके। वैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर जैसे ही बोला था मैंने, क्रिटिकल प्रेशर होता है आप लोगों का ए डिवाइडेड बाई 27B²। भी सी क्रिटिकल वॉल्यूम होता है 3B, ठीक है। आपका आप लोगों का जो एज क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? द टेम्परेचर एबव व्हिच हाउ मच प्रेशर वी मे अप्लाई द गैस विल नेवर लिक्विफाई। तो टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंड कर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस डिपेंड अपॉन द क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके। सो ये ध्यान में रखिएगा कि एज ऑफ लिक्विफिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीसी। इसको अच्छे से ध्यान में रखिए क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अभी अगर आप दिमाग में इसको अच्छे से नहीं बैठाएंगे तो जब आप क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। प्लीज अच्छे से याद रखिए। एंड जो हमारा टीसी होता है, टीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डिवाइडेड बाई बी। और मैंने अभी चलते हैं हमारा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि मैं वीरियल इक्वेशन आज आपको डिराइव करके दिखाऊंगी। देखिए ये सारे जो वैल्यू मैंने आपको दिया इसको अच्छे से बॉक्स करके लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वैल्यूज को अच्छे से याद रखिए। टी सी इज इक्वल टू 8A डिवाइडेड बाई 27 RB। ये कैसे डिराइव हुआ? ये इससे इसका जो लंबा लंबा डेरिवेशन होगा, मैं आपको अभी ये इक्वेशन कैसे आया, ये वैल्यू कैसे आया टीबी का, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। लेकिन टीसी पीसी एंड वीसी का वैल्यू कैसे आया आप लोगों को जानने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग डेरिवेशन होता है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए डेरिवेशन का कोई जरूरत नहीं होता, सिंपली आपको वैल्यूज याद करना होता है, ठीक है। तो चलते हैं डेरिवेशन की ओर, जो कि हमारा होता है क्या? वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ओके। The virial equation is the relation between compressibility factor and pressure, ठीक है। तो चलते हैं अभी virial equation of state। The relation between देखिए मैं अभी डिराइव करने वाला हूँ, तो मेरे साथ साथ लिखते चलिए द रिलेशन, और समझने की कोशिश कीजिएगा। कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड प्रेशर। ओके। तो रिलेशन बिटवीन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड प्रेशर। तो हमारे पास रियल गैस इक्वेशन क्या होता है? रियल गैस इक्वेशन होता है, रियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या होता है? P प्लस A/VM² होल इंटू
भी एम माइनस एन माइनस बी इज इक्वल टू आर टी. Vm is the volume for 1 mole and here n is equal to 1. Okay. So यहाँ पे हम इस इक्वेशन से हम प्रेशर को निकाल सकते हैं. तो प्रेशर विल बी इक्वल टू वी एम माइनस बी को राइट साइड में लेकर डिवाइड कर लीजिए. क्या हो जाएगा आर टी डिवाइडेड बाई वी एम माइनस बी एंड दिस ए बाई वी एम स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए. ठीक है. तो यहाँ से P का वैल्यू आ जाएगा. देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया, हमें रिलेशन चाहिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड प्रेशर के बीच में. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है हमारे पास जेड होता है PV डिवाइडेड बाय RT होता है ना. तो यहाँ पे दिस साइड लेफ्ट साइड में हमें जेड लाने के लिए हमें V बाई RT को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे VM बाई RT क्योंकि हमने फॉर 1 मोल इक्वेशन को ले रहे हैं. ठीक है. तो PVM डिवाइडेड बाई RT विल बी इक्वल टू आर. हर एक टर्म में सिमिलरली मल्टीप्लाई हो जाएगा V बाई RT. तो यहाँ से लिख लीजिए मल्टीप्लाइंग VM by RT on both side. ठीक है. तो यहाँ से क्या आ जाएगा RT डिवाइडेड बाई VM माइनस बी इंटू VM डिवाइडेड बाई RT माइनस A बाई VM स्क्वायर इंटू VM डिवाइडेड बाई RT. ठीक है. यहाँ से कैंसिल हो जाएगा हमारा RT कैंसिल हो गया. वैसे ही यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे VM डिवाइडेड बाई VM माइनस बी माइनस A डिवाइडेड बाई VM RT. सो Z विल बी इक्वल टू, ये जो टर्म है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं VA माइनस बी डिवाइडेड बाई VM टू द पावर माइनस R. देखिए 1 बाई एक्स को हम लिखते हैं x टू द पावर माइनस 1. मान लीजिए कि हमारे पास अगर y बाई एक्स है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई एक्स डिवाइडेड बाई वाई. ये तो अगर इसको हम लिखेंगे y ऊपर चला जाएगा, y डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा. ये इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं y बाई एक्स विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स डिवाइडेड बाई वाई. क्योंकि ये बेसिक मैथमेटिक्स है, मैं ये होप कर रहा हूँ कि आपको ये आता होगा. ठीक है. ऑलरेडी देखिए 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई वाई मतलब 1 बाई एक्स इंटू वाई बाई 1, वाई बाई एक्स हो गया. तो वैसे ही हमारे पास ये गिवन है. जब हम और इसको जब हमने लिखा 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई वाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बाई वाई टू द पावर माइनस 1. देखिए कोफिशिएंट सिर्फ बदल गया एंड ऊपर माइनस 1 का आ गया, पावर आ गया. तो वैसे ही कुछ हम भी एम डिवाइडेड बाई वी एम माइनस बी को ऐसे लिख सकते हैं. तो ये आ जाएगा. उसके बाद हमारा टर्म बाकी था क्या, वी एम डिवाइडेड बाई आर टी हो गया ये. अब इसको अच्छे से लिख लीजिएगा. साइज अच्छे से लिखिए इसको, ये अलग है. ठीक है. कॉपी में अच्छे से इसको लिख लीजिएगा. ठीक है. तो अब चलते हैं. हमारे पास क्या होता है, एक होता है कि 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स होता है, वेयर एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1. ये एक मैथमेटिकल कंडीशन है. 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स होता है, जहाँ पे एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1 होता है. ठीक है. तो हमारे पास अभी इक्वेशन क्या गिवन है, हमारे पास अभी इक्वेशन गिवन था z इज इक्वल टू वी एम माइनस बी डिवाइडेड बाई वी एम टू द पावर माइनस 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई वी एम आर टी. हमारे पास ये इक्वेशन था गिवन था. तो
ये जो टर्म था सिमिलर टू दिस टर्म है, तो हम इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, v1, ये जो टर्म है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 - b डिवाइडेड बाई vm टू द पावर -1। सिंपली इसको मैंने क्या किया, इस टर्म में कन्वर्ट किया, क्योंकि इसको अगर हम मान ले, vm को भी अगर हम यहाँ पे कॉमन ले एंड vm को 1 में मल्टीप्लाई करके ऊपर इक्वेशन आ जाएगा, vm माइनस v डिवाइडेड बाई vm आ जाएगा यहाँ पे। तो ये इक्वेशन को मैंने ऐसे लिखा, -a डिवाइडेड बाई vm rt। आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें कोई मैंने चेंजेस नहीं किया, सिर्फ वैसे जैसे हम लिखते हैं 1 - 1 बाई एक्स इज इक्वल टू x - 1 डिवाइडेड बाई एक्स, वैसे ही मैंने इसको ये लिखा। तो ये टर्म इससे इक्वल हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू 1 प्लस b डिवाइडेड बाई वी एम माइनस ए डिवाइडेड बाई वी एम आर टी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा अभी, थोड़ा वेट कीजिए गाइस। देखिए, जो 1 - x टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स कब होता है, जब x इज वेरी वेरी लेस देन 1 होता है। लेकिन अगर x लेस नहीं होगा तो आपके पास क्या वैल्यू आएगा, आपके पास तब वैल्यू आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट 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 डॉट, ओके, ऐसे चलता जाएगा। ये वैल्यू कब आता है, जब आपका x स्मॉल नहीं होता। लेकिन जब x आपका वेरी वेरी लेस देन 1 आता है, तब हमारे पास हम स्क्वायर एंड क्यूब को नेग्लेक्ट करके सिर्फ 1 प्लस एक्स लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हमने लिया क्या, 1 प्लस बी डिवाइडेड बाई वी एम माइनस ए डिवाइडेड बाई वी एम आर टी। ओके, तो यहाँ से हम वी एम को कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस बी एम को अगर हम कॉमन ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b माइनस ए डिवाइडेड बाई आर टी। ओके, सो यहाँ पे जो ये इक्वेशन आया, इसको हम बोलते हैं वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। यहाँ पे कोफिशिएंट से फर्स्ट वीरियल कोफिशिएंट एंड सेकेंड वीरियल कोफिशिएंट वो क्या होता है, थोड़ा देख लेते हैं, वेट कीजिए थोड़ा, सॉरी गाइज। तो अब क्या आ जाएगा अभी, वन सेकेंड गाइज, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या डिराइव किया, हमने यहाँ पे डिराइव किया कि 1 प्लस हमने 1 बाई बी एम को कॉमन लिया, हमारे पास टर्म आ गया v माइनस ए डिवाइडेड बाई आर टी। ओके, सो यहाँ पे हमने नेग्लेक्ट किया बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी एम स्क्वायर को। यहाँ पे आगे आगे टर्म जो आना था, जैसे कि होता है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होता है, वैसे ही आपके पास आना था बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी एम स्क्वायर प्लस बी क्यू डिवाइडेड बाई वी एम क्यू। तो ये टर्म को हमने नेग्लेक्ट किया, सिर्फ हमने बी बाई वी एम को लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 आता है, 1 होता है हमारा फर्स्ट वीरियल कोफिशिएंट, फर्स्ट वीरियल कोएफिशिएंट, इसी 1 को बोलते हैं फर्स्ट वीरियल कोफिशिएंट। एंड हमारे पास जो टर्म आया है अभी 1 प्लस वी एम को कॉमन लेके,
क्या आया आपके पास अभी? बी माइनस ए बाई आर टी आया था, है ना? वो उसको अगर हम एक टर्म मान ले, बी मान ले, तो वो हो जाएगा आप लोगों का सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट। मान लीजिए इसको हम बोल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए कि 1 + b डिवाइडेड बाई bm। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड बाई आर टी, एंड b इज द सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट, सेकेंड वेरियल कोएफिशिएंट, ठीक है। So this is our first variable coefficient. This is b is called your second variable coefficient, ठीक है। सो वैसे ही अगर हम यहाँ पे लेते प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - bm², तो बी स्क्वायर होता है आपका थर्ड वेरियल कोफिशिएंट, ठीक है। और उसको हम डिनोट करते सी में। लेकिन हमने आप सिर्फ इतना याद रखिए, इतना ही काफी, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आया जेड का? दिस 1 + 1 होल इंटू बी माइनस ए बाई आर टी। ये इक्वेशन आपका फाइनल इक्वेशन आया। अब हम चलते हैं आपके पास, जेड आया आपका 1 + 1/bm होल इंटू बी माइनस 1/a/rt, है ना। तो अगर हम मान ले आइडियल, फॉर आइडियल गैस अगर हम देखें, जेड इज इक्वल टू होता है पी बी डिवाइडेड बाई आर टी। फॉर आइडियल गैस अगर हम 1 मोल की बात करें तो पी बी बाई आर टी हो जाएगा 1, है ना। पी बी बाई आर टी 1 हो जाएगा फॉर द आइडियल गैस। फॉर द आइडियल गैस जेड इज इक्वल टू 1, क्योंकि पीबी इज इक्वल टू एन बाई पीबी इज इक्वल टू एन आर टी हमने लिए, एंड यहाँ पे हमने लिया क्या, एन, पीबी इज एन को हमने 1 लिया, तो पीबी बाई आर टी क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा फॉर द केस ऑफ आइडियल गैस। फॉर आइडियल गैस जेड इज इक्वल टू 1, तो इसको हम पुट कर सकते हैं वेरियल, जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आया। तो हमारे पास इक्वेशन था जो जेड, उसको हम लिख सकते हैं कि 1 विल बी इक्वल टू 1 + 1/bm होल इंटू बी माइनस ए बाई आर टी। सिंपली मैंने क्या पुट किया, जेड का वैल्यू लेके फाइनल इक्वेशन में पुट किया। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि 1/bm होल इंटू बी माइनस ए बाई आर टी हो जाएगा आपका 0। 1 जाके लेफ्ट साइड में सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका b माइनस ए बाई आर टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1/bm कभी आपका 0 नहीं होगा। भी होता है हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम कभी 0 नहीं होता, इसीलिए हम कांस्टेंट को यहाँ पे 0 लेंगे, ठीक है। अच्छे से सुनिए क्यों यहाँ पे हमने ये टर्म को 0 लिया, क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम तो कभी 0 नहीं हो सकता। इस टर्म में हम क्या मान सकते हैं कि आइदर 1/bm इज इक्वल टू 0 होगा, और b माइनस ए बाई आर टी इज इक्वल टू 0 होगा। लेकिन वॉल्यूम तो कभी 0 नहीं हो सकता वॉल्यूम, इसीलिए हमने ये जो कांस्टेंट टर्म था उसको हमने 0 मान लिया। तो यहाँ पे b क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, a डिवाइडेड बाई आर टी। t आ जाएगा आपके पास क्या, a डिवाइडेड बाई आर बी। एंड ये t को हम बोलते हैं टीबी। टीबी मतलब फॉर, ये केस लिए था हम आइडियल गैस के लिए। ओके, सो ये जो टीबी आया यहाँ पे, ये इक्वेशन हमने लिया था रिलेशन देखने के लिए, किसके बीच में, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड प्रेशर के बीच में, फॉर रियल गैस। ये इक्वेशन हम डिराइव कर रहे हैं फॉर द रियल गैस, लेकिन बिहेवियर हमने देखा आइडियल गैस का। यहाँ पे फाइनल इक्वेशन में हमने डिराइव किया किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। तो हम इसीलिए यहाँ पे हम ले सकते हैं कि आइडियल गैस जो होता, रियल गैस जो होता है, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर बिहेव एज ए
that particular temperature behave as a ideal gas. The real gas at that particular temperature behave as क्या, आइडियल गैस, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों की। तो आप लोगों के पास आ गया, मैंने आपको डिराइव करके दे दिया टीबी इज इक्वल टू ए बाई आर बी कैसे होता है। हो गया आप लोगों का, हुआ था, तो 1/b हुआ था हमारे पास ए बाई आर टी, टी इज इक्वल टू ए बाई आर बी हुआ। और इस टी को हम लेते हैं टी बी, बॉल्स टेम्परेचर। तो बॉल्स टेम्परेचर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, ए बाई आर बी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं विस्कोसिटी ऑफ गैसेस क्या होता है। हमने पिछले जो टॉपिक था हमारा लिक्विड स्टेट, वहां पे हमने देखा था कि फॉर द स्टेट ऑफ लिक्विड हमने देखा था विस्कोसिटी क्या होता है एक्चुअली में, देखा था ना हमने। तो अब हम देख लेते हैं कि गैसियस स्टेट में विस्कोसिटी का क्या रोल होता है, ठीक है। सो गैसियस, वैसे ही लिक्विड स्टेट में लैमिनर फ्लो हो रहा था। हमने लिक्विड मॉलिक्यूल को ऐसे लेयर मान के चले थे, एंड वो लेयर के बीच में एक फ्रिक्शन होता था। उसी फ्रिक्शन फ्लो करने की प्रॉपर्टी को आप आपका अपोज कर रहा था। लिक्विड का जो फ्लो करने के प्रॉपर्टीज है उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता था लैमिनर लेयर के बीच में, उसको उस वो फ्लो को अपोज कर रहा था, इसीलिए उसका फ्लो डिक्रीज कर रहा था। उसी को हम बोलते थे विस्कोसिटी, प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी। वैसे ही सिंपली गैस में क्या होता है, the internal friction which oppose the relative motion of adjacent layer of a fluid is known as viscosity. viscosity का definition अगर आपको याद नहीं तो आप लिख लीजिए। फ्लूइड मतलब हम गैस एंड लिक्विड को मान लेंगे, ठीक है। फ्लूइड इज बोथ एप्लीकेबल फॉर गैस एंड लिक्विड, ओके। सो विस्कोसिटी क्या होता है, the internal friction which opposes the relative motion of adjacent layer of a fluid is known as viscosity, ठीक है। ओके, सो विस्कोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, viscosity depends upon the area of the contact between the two adjacent layer। जितना लेयर अपने कांटेक्ट में आएगा उतना एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन में उनके बीच में एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन होगा। तो इसीलिए विस्कोसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया इन कांटेक्ट बिटवीन द adjacent layers, and viscosity is also depend upon the velocity gradient। velocity gradient मतलब change in velocity per time। velocity gradient मतलब पहले लिख लीजिए कि viscosity depends on first area of contact between the two adjacent layers, also velocity gradient के ऊपर डिपेंड करता है कितना फ्लो हो रहा है, वेलोसिटी कितना है लेयर गैस और लेयर और लिक्विड लेयर का, एंड दो प्लेन, जैसे कि हमने मान लिया ये लिक्विड के स्टेट में जैसे होता है लैमिनार फ्लो, वैसे ही गैस के दो लेयर मॉलिक्यूल के दो लेयर के बीच में जितना कांटेक्ट में आ रहा है मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ, एंड द वेलोसिटी बिटवीन द गैस लेयर्स, ठीक है। वेलोसिटी डिपेंड अपॉन दिस, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ विस्कोसिटी फोर्स
is directly proportional to area and directly proportional to velocity gradient du by dz. ओके, सो वैसे ही जैसे होता था विस्कोसिटी को हम लेते थे, उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हमने लिया था इट्टा में ना, इट्टा हुआ था हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिनोटेड बाय इटा, लिक्विड में भी बताया था। तो एफ इज इक्वल टू eta into du by dz into a. U is the velocity, dz is the change in time and change in velocity. ठीक है, eta is the proportionality constant introduced here. Okay, so here eta को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, f divided by a into du by dz. ओके, एंड जो एफ आता है आप लोगों का, वो फोर्स इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। जैसे कि हमने लिक्विड में, ये लिक्विड का कंटेनर था, दिस इज द कॉन्टैक्ट बिटवीन द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हमने एक, ये मान लीजिए ये कांटेक्ट था, तो ये होता था हमारा टेंजेंशियल फोर्स। जैसे ही, ठीक वैसे ही जब हम एक ट्यूब यहाँ से डुबा के लिए थे, तो यहाँ से टेंजेंशियल फोर्स आता था इस तरह से। ओके, सो वैसे ही F इज इक्वल टू सिंपली गैसियस मॉलिक्यूल में, गैस के लिए भी सिंपली सेम ही है, वो फोर्स इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल टेम्परेचर। ओके ओके, सो अभी चलते हैं इट्टा का। याद है किसी को इट्टा का क्या होता था यूनिट हमारा आप लोगों का? इट्टा का यूनिट होता है, यूनिट होता है इट्टा का, यूनिट ऑफ इट्टा इज इक्वल टू न्यूटन मीटर टू द पावर -2 इंटू सेकेंड। ठीक है, और डाइन सेंटीमीटर टू द पावर -2 इंटू सेकेंड, ये होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं पॉइस। सेम ही है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, और एक देख लीजिए रिलेशन, इट्टा इज इक्वल टू एम के टी डिवाइडेड बाय पाई टू द पावर 3/2 इंटू सिग्मा स्क्वायर। ओके, दिस इज ए रिलेशन। ये इस रिलेशन को थोड़ा याद रखिएगा। m here is the mass, k is the Boltzmann constant, t is the temperature, okay, sigma is the radius। ओके, सो ये हो गया आप लोगों का। तो आप लोगों ने देखा कि आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको पिछले लिक्विड स्टेट जब मैंने आपको पढ़ा था, ये भी आपको पता था कि विस्कोसिटी डायरेक्टली टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो डिक्रीज करने लगेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने लगेगा, एंड विस्कोसिटी जो होगा वो इंक्रीज करने लगेगा। विस्कोसिटी क्या होता है? जो फ्लो प्रॉपर्टीज को रोकता है। ठीक है ना, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, तो उनका बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक पर्टिकुलर स्पेस में जो वो बाइंड होके रहते हैं, वो नहीं रहेंगे। ओके, सो वैसे ही आपका लोगों का, वैसे ही जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा आप लोगों का जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, आप लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, तो उनका विस्कोसिटी भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि विस्कोसिटी ऑफ गैस एंड विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड के बीच में क्या डिफरेंस होता है।
the difference between the viscosity of liquid and the viscosity of gas. Okay, so the difference between the viscosity of gas and liquid, यहाँ पे लिख लेते हैं गैस लिक्विड, ठीक है। तो गैस में क्या होता है, विस्कोसिटी को तो हमने देखा कि विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी होता है फ्लूइड का। तो एक्चुअली गैस में वो कैसे हम समझेंगे विस्कोसिटी को, एंड लिक्विड में एक्चुअली हम कैसे समझेंगे विस्कोसिटी को, ठीक है। तो देखिए गैस मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं हमेशा, है ना। गैस मॉलिक्यूल के बीच में एक मोमेंटम होता है, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। तो गैस का विस्कोसिटी मतलब वो मोमेंटम को रोकना। द मोमेंटम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं विस्कोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। मोमेंटम, द अपोजिंग प्रॉपर्टी, the property which oppose the momentum of the gas molecules is called as viscosity for the gas. This viscosity for gas will be the momentum, shows the opposing property of momentum of गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल का विस्कोसिटी का मतलब वो गैस मॉलिक्यूल का मोमेंटम को डिक्रीज करेगा, लेकिन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उनके बीच में, जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा या फिर डिस्पर्सन फोर्स जो होगा, उसको वो अपोज करेगा। यहाँ पे क्या होता है, हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ब्रेक कर जाता है लिक्विड के केस में, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल के बीच में मोमेंटम डिक्रीज करता है। लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करता है, ठीक है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, गैस का मोमेंटम इंक्रीज करेगा, उनका काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज करने लगेगा। तो viscosity of gas molecule will also increases with increase in temperature. viscosity समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छे से। 1 सेकेंड गाइस, ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए। आप लोगों के गैस मॉलिक्यूल के अगर हम बात करें, गैस मॉलिक्यूल के बीच में जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उनका मोमेंटम गैस मॉलिक्यूल के बीच में जो होता है वो इंक्रीज करता है। तो वैसे ही अगर मोमेंटम इंक्रीज करेगा तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगा। तो विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मोमेंटम इंक्रीज होगा। मोमेंटम इंक्रीज होगा मतलब उनका विस्कोसिटी भी उसके साथ साथ टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज करे, मतलब विस्कोसिटी फॉर द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। लेकिन लिक्विड के केस में हमने देखा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स फैक्टर होता है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, हमारा पास फोर्स जो होता है वो डिक्रीज करता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, viscosity of the liquid will decrease with increase in temperature. The viscosity for the gas molecule will increase with increase in temperature, लेकिन this is viscosity. लेकिन for the gas, for the liquid state, the force of attraction decreases with increase in temperature. So हम विस्कोसिटी होता है अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द फोर्स। तो फोर्स डिक्रीज करेगा मतलब, 1 सेकेंड गाइस, तो हमारे पास क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा उनके पार्टिकल पार्टिकल के बीच में, वो धीरे धीरे डिक्रीज करने लगेगा। वैसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा, विस्कोसिटी डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है। ओके, सो इसको अभी रहने देते हैं। अभी देख लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ गैस क्या होता है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन
viscosity of gases। अच्छे से याद रखिएगा ये बात को कि फॉर गैस मॉलिक्यूल, फॉर द गैसियस स्टेट viscosity will be directly proportional to temperature, लेकिन फॉर दिस इज फॉर गैस ओनली, लेकिन फॉर लिक्विड viscosity इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, ओके। सो हमने देखा कि अब हम देखेंगे the relation between the effect of the effect of and pressure temperature and pressure one second guys। so ओके, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इट्टा हमारे पास क्या होता है, हाफ इंटू एम इन म्यू टू द पावर बार लैम्बडा। तो यहाँ से टर्म सब क्या आ गए उसको हम देख लेते हैं। एन जो होता है एन स्टार यहाँ पे है, ठीक है, एन स्टार होता है हमारा नंबर ऑफ डेंसिटी, एम होता है आप लोगों का मास, म्यू बार होता है एवरेज स्पीड, एंड लैम्ब्डा होता है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है, कोलिजन के पहले वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक मॉलिक्यूल उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक्सप्रेशन फॉर द टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड विस्कोसिटी के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को पता चला क्या, देखिए म्यू म्यू है यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, तो इसको हम एक्सपांड करके ऐसे लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और ईटा विल बी इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू एन इंटू लैम्बडा इंटू रूट ओवर ऑफ एम के टी और एम आर टी डिवाइडेड बाई टी डिवाइडेड बाई पाई एम। एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है, सॉरी 2 kT डिवाइडेड बाई पाई एम होता है। होता है ना हमारे पास। तो और इसको हम और भी ऐसे एक्सपांड करके लिख सकते हैं कि हाफ इंटू एम इंटू रूट ओवर ऑफ 2 kT डिवाइडेड बाई पाई एम इंटू एन नंबर ऑफ डेंसिटी इंटू 1/√2। इसको हमने इलेबोरेट किया किसको, यहाँ पे मीन फ्री पाथ को, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ से टर्म्स सब कैंसिल हो जाएंगे, जैसे कि हमारा √2 आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा। और सॉरी गाइज, मैंने यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू गलत लिखा, सॉरी फॉर माई मिस्टेक गाइज। एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू होता है 8 RT/पाई होता है ना। तो वैसे ही यहाँ से हमारे पास देखिए और एक नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता देती हूँ सही से। ठीक है, तो इट्टा को हमने लिखा क्या, हाफ इंटू एम इंटू एन स्टार इंटू म्यू बार इंटू लैम्बडा। तो एवरेज वेलोसिटी एंड लैम्बडा को अगर हम एक्सपांड करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, होता है एवरेज वेलोसिटी होता है 8 RT डिवाइडेड बाई पाई एम। तो 8 RT बदल के हम लिखेंगे KT बोल्ट्जमैन कांस्टेंट डिवाइडेड बाई पाई एम इंटू लैम्ब्डा का वैल्यू क्या होता है, हाफ इन 1/2 सॉरी 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू डेंसिटी नंबर ऑफ डेंसिटी। तो यहाँ से टर्म्स सब कैंसिल होने लगेंगे। √8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाफ इंटू एम इन स्टार इंटू एम इंटू 2/√2 KT डिवाइडेड बाई पाई एम लिख सकते हैं इसको। 2 बाहर गया मतलब ऑलरेडी 4 बाहर, मतलब 2 अगर अंदर आएगा तो वो स्क्वायर होके बाहर आएगा। एक स्क्वायर से हम √8 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि √4 इंटू √2
√4 इज इक्वल टू 2 होता है, तो 2 √2 आ जाएगा। वैसे ही हमने इसको लिखा 2 √2 के टी डिवाइडेड बाई पाई एम इंटू 1/√2 डिवाइडेड बाई पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू नंबर डेंसिटी कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हुआ, √2 कैंसिल हुआ। तो यहाँ से फाइनल क्या आ जाएगा आपके पास, √ऑफ, और यहाँ पे m का बाहर वैल्यू है। अगर हम m सिंगल m को अंदर आएंगे तो ये स्क्वायर होके आएगा, तो m कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि m के टी डिवाइडेड बाय पाई टू द पावर, ये पाई देखिए यहाँ पे 1 था एंड यहाँ पे पाई टू द पावर हाफ था, तो पाई टू द पावर 1 प्लस 1/2 होता है पाई टू द पावर 3/2 इंटू सिग्मा स्क्वायर। तो देखिए इट्टा का वैल्यू यहाँ पे डिपेंड कर रहा है इन डायरेक्टली विथ √ऑफ टेम्परेचर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ऑफ मास। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आज हम बहुत सारे नए चीज सीखें। मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट क्या होता है, लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट क्या होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि पीसी होता है क्रिटिकल प्रेशर, वीसी होता है क्रिटिकल वॉल्यूम के लिए, टीसी होता है क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए। तो एक होता है हमारे पास रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड प्रेशर होता है, उसको हम डोनेट करते हैं पी आर से, वो इक्वल टू है पी डिवाइडेड बाई पी सी। वैसे ही रिड्यूस्ड वॉल्यूम होता है V डिवाइडेड बाई वी सी। टी रिड्यूस्ड टेम्परेचर होता है T डिवाइडेड बाई टी सी। ओके, ये होता है हमारा रिड्यूस्ड प्रेशर का फॉर्मूला। ओके, रिड्यूस्ड प्रेशर क्या होता है आपके पास, P नॉर्मल प्रेशर डिवाइडेड बाय क्रिटिकल प्रेशर। वैसे ही आपके पास अगर हम बात करें क्रिटिकल टेम्परेचर के, तो वो भी हो जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर विल बी इक्वल टू sorry, the reduced temperature will be equal to the T normal temperature divided by TC। वैसे रिड्यूस्ड वॉल्यूम आ जाएगा आप लोगों के पास V डिवाइडेड बाय VC। ओके, ओके, सो ये सब हम क्यों डिराइव कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास वैन डर वाल्स इक्वेशन था उसको हम बहुत सारे टॉर में लिखना चाहते, मतलब दिस equation is particularly given for the individual, for the equation, for deriving the particular real gas equation for individual gas molecules के लिए हम एक लॉ देना चाहते थे, लेकिन वैन डर वाल्स लॉ को हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाए, इसीलिए हम बदल बदल के, जैसे कि हमारे पास वीरल इक्वेशन आ गया, और भी दो इक्वेशन मैंने आपको बताया था। तो ये लॉज आपको आ रहा है रियल गैस को डिस्क्राइब करने के लिए, रियल गैस के प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने के लिए। ओके, सो इसको हमने ऑब्टेन किया, लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट को हमने ऑब्टेन कैसे किया, ऑन बेसिंग अपॉन द रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड टेम्परेचर एंड रिड्यूस्ड वॉल्यूम। ठीक है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए अब हम लिखेंगे क्या, हमारे पास देखिए मैंने आपको बोला अभी कि रियल गैस के साथ कंपेयर करने के लिए ये सब हम कर रहे हैं। ठीक है, तो रियल गैस इक्वेशन क्या था हमारे पास, P प्लस ए बाई बी स्क्वायर फॉर 1 मोल V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। बी एम भी लिख सकते हैं आप, फॉर 1 मोल हम ले रहे हैं। ठीक है, तो हम हमारे पास यहाँ पे क्या लिए हम कि P इज इक्वल टू
पी आर इज इक्वल टू पी बाई पी टी और पी सी क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है। तो नॉर्मल प्रेशर आपके पास आ जाएगा क्या, पी आर इंटू पी सी। वैसे ही नॉर्मल वॉल्यूम आपका पास रिड्यूस्ड वॉल्यूम था V डिवाइडेड बाई वी सी, तो नॉर्मल वॉल्यूम आ जाएगा V रिड्यूस्ड वॉल्यूम इंटू रिड्यूस्ड वॉल्यूम इंटू क्रिटिकल वॉल्यूम। वैसे आपके पास नॉर्मल टेम्परेचर आ जाएगा TC इंटू टी आर। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस टर्म्स को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी आर इंटू पी सी प्लस ए डिवाइडेड बाय भी एम आर स्क्वायर इंटू भी एम सी स्क्वायर, ओके, होल इंटू भी एम आर इंटू भी एम सी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी आर इंटू टी सी, सॉरी गाइस, आर टी आर इंटू टी सी। इसको वैसे भी लिख सकते हैं, ओके। लेकिन हमारे पास पीसी का वैल्यू गिवन है, पीसी का वैल्यू गिवन क्या था हमारे पास, पीसी का वैल्यू गिवन था ए डिवाइडेड बाई 27 बी स्क्वायर, ओके। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है थोड़ा। तो अब हम देख लेते हैं इक्वेशन, देख लेते हैं क्या होता है हमारे पास, ओके। सो आपके पास क्या आ जाएगा, अभी थोड़ा इंक भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सो हमने देखा कि पी आर इंटू पी सी था प्लस ए डिवाइडेड बाई भी आर ए डिवाइडेड बाई भी आर भी सी का स्क्वायर था, होल इंटू भी आर भी सी माइनस बी होल इज इक्वल टू आर टी आर इंटू टी सी था, है ना। तो हमने देखा था कि पी आर इंटू पी सी प्लस ए डिवाइडेड बाई भी आर स्क्वायर इंटू भी सी स्क्वायर। एम को मैंने नहीं लिखा यहाँ पे क्योंकि कॉन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, लेकिन हमने यहाँ पे 1 मोल के लिए ही लिया है, ठीक है। वैसे ही हम भी आर इंटू भी सी माइनस बी लिख सकते हैं इज इक्वल टू आर टी आर इंटू टी सी था, ठीक है। पीसी का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपके पास, पी आर इंटू ए डिवाइडेड बाई 27 बी स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाई भी आर स्क्वायर इंटू भी सी का वैल्यू था 3 बी, ठीक है, 3 बी का होल स्क्वायर होल इंटू भी आर इंटू 3 बी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी आर इंटू टी सी था आपके पास वैल्यू 8 ए डिवाइडेड बाई 27 आर बी, ओके। सो अब हम यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे थोड़ा, देखिए अभी यहाँ पे कॉमन है ए बाई बी स्क्वायर, इस टर्म में आप लोगों के पास ए डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर कॉमन है, तो इसको हम बाहर ले आते हैं, ठीक है। ए डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर अगर हम बाहर ले आए तो ये हो जाएगा आपके पास, अंदर आएगा पी आर डिवाइडेड बाई 27 प्लस ए डिवाइडेड बाई भी आर स्क्वायर इंटू 9, ठीक है, होल इंटू ये टर्म में आप लोगों के पास b कॉमन है, तो b हम अगर कॉमन मान ले तो भी r इंटू 3 माइनस 1 आपके पास आ जाएगा टर्म
एंड इस साइड आपका सिंपली है, ठीक है, आर टी आर 8a डिवाइडेड बाई 27 RB। तो टर्म हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, ए कैंसिल हो जाएगा दो टर्म से, वैसे ही बी आप लोगों के पास यहाँ कैंसिल होगा और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी आर डिवाइडेड बाई 27 प्लस प्लस ओके, यहाँ पे ए नहीं रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि हमने तो एक कॉमन लिया था ना। 1 डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई था ए डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, तो इसको हम हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे ए नहीं रहेगा, 1/VR² 9 रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि VR² इंटू 9 होल इंटू 3VR-1 इज इक्वल टू 8RTR डिवाइडेड बाई 27R, और यस यहाँ पे आर आर ऑल्सो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे टर्म सिर्फ बचेगा क्या, 8TR डिवाइडेड बाई 27, ठीक है। देखिए मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, सारे सब कुछ समझ में आए, और आप मेरे साथ साथ लिख सके, इसीलिए मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, वेट कीजिए थोड़ा, अभी थोड़ा मुझे स्लाइड में प्रॉब्लम है, ओके। सो इसको हमने डिराइव किया, तो अब हम लिख सकते हैं, अगर हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आया वो था क्या, 1 सेकेंड गाइस, थोड़ा और वेट कीजिए, मैं अभी थोड़ा इंक चेंज कर लेता हूँ। ओके, सो हमने हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आया था, पी आर डिवाइडेड बाई 27 इंटू 1/VR² 9 होल इंटू 3VR-1 इज इक्वल टू था 8TR डिवाइडेड बाई 27। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग 27 इन ईच साइड में अगर हम 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच साइड 27 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, पी आर 27 अगर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्टेप मिसिंग करके, ठीक है, स्टेप मिस करके लिख रहा हूँ, अगर आप चाहे तो अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। तो 27 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो 27 कैंसिल होके सिर्फ पी आर बचेगा इंटू, सॉरी यहाँ पे इंटू नहीं था, प्लस था, तो पी आर प्लस 27 अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसल आउट होके क्या बचेगा आपके पास, 3/VR² होल इंटू, ओके, सो इस साइड हमने टोटल मल्टीप्लाई किया ऐसे, इंटू 3VR-1 इज इक्वल टू 8TR, ओके, हो गया आप लोगों के पास। तो ये सब हमने क्यों किया, क्योंकि हमें रिलेशन निकालना था इन 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 रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम एंड रिड्यूस्ड टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ से हम आपको जेड भी निकाल सकते हैं, ये आपके पास रिड्यूस्ड प्रेशर के लिए एक इक्वेशन आ गया। आप लोगों को ध्यान में देखिए, ध्यान से देखिए, हमारे पास पहला जो रियल केस इक्वेशन था दैट इज फॉर द नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर था, लेकिन हमने यहाँ पे किया, डिराइव किया, किनके बीच में रिलेशन डिराइव किया, यहाँ पे हमने डिराइव किया रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम एंड रिड्यूस्ड टेम्परेचर के बीच में हमने रिलेशन निकाला, ठीक है। यहाँ से हम जेड का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जेड होता है आपके पास पी भी डिवाइडेड बाई आर टी, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, जेड को हम इसको पी को हम लिख सकते हैं कि पी आर इंटू पी सी होल इंटू वी आर वी सी डिवाइडेड बाई आर इंटू टी आर टी सी। यहाँ से हम रिड्यूस्ड
प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के लिए जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली क्या आ जाएगा, पी आर इंटू ए डिवाइडेड बाई 27b² इंटू वी आर इंटू 3b डिवाइडेड बाई आर इंटू टी आर इंटू 8a डिवाइडेड बाई 27 RB। तो यहाँ से आप लोग अगर टर्म्स को सब कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास सिंपली बचेगा क्या, टर्म को आप लोग कैंसिल कर लीजिएगा, मैं और नहीं मैं यहाँ पे और नहीं करूँगी, आप लोग खुद से कीजिएगा। सिंपली यहाँ पे टर्म्स को कैंसिल आउट करना है, तो सिर्फ आपके पास बचेगा क्या, 3 × PR VR डिवाइडेड बाई 8TR, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो सॉरी 0.375 इंटू PR डिवाइडेड बाई TR। यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं, 0.375 इंटू PR divided by TR. This is the relation regarding, this is for the term for reduced pressure, reduced volume and reduced temperature. Okay. सो बस इतना ही पढ़ते हैं आज के। आप लोगों का आज यहाँ पे गैसियस स्टेट खत्म हो गया। मैंने आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स जो थे पढ़ा दिए आप लोगों के। होप कि आप लोग ऑलरेडी रिवाइज करते होंगे, ठीक है। मैंने आज जो कुछ बचा कुचा बाकी था उसको मैंने कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, जो लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो ये आज आप लोगों के लिए गैसियस स्टेट का लास्ट सेशन था। तो यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ड्यूज आइसोथर्म क्या होता है, इस लेक्चर में हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, ओके। उसके साथ साथ हमने ये वैल्यूज को अच्छे से याद रख लीजिएगा क्योंकि ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQ में बहुत ज़्यादा आते हैं, ये बहुत बार आ चुका है, ठीक है। हमने आज इक्वेशंस बहुत डिराइव किए, उसको मैं होप कि आप लोग लिख रहे होंगे मेरे साथ साथ, अपने कॉपी में ऑलरेडी लिख लिया होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने आज हम और भी विस्कोसिटी ऑफ गैसेस पढ़ा। ठीक से याद रखिएगा, गैस मॉलिक्यूल में विस्कोसिटी का मतलब हम समझते हैं मोमेंटम को, गैस मॉलिक्यूल का मोमेंटम को, लेकिन फॉर द लिक्विड मॉलिक्यूल दिस इज बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो एंड विस्कोसिटी में टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो विस्कोसिटी भी आप लोगों का इंक्रीज करेगा, लेकिन फॉर द लिक्विड मॉलिक्यूल टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो आपका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। लिक्विड का विस्कोसिटी के अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप लोग लिक्विड स्टेट में मैंने आप लोगों को विस्कोसिटी जब डिराइव किया था, अच्छे से मैंने आपको डिराइव किया था, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी किया था, तो उसको आप जाके लिक्विड स्टेट में भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ गैस का अच्छे से डिस्क्राइब किया, लिक्विड का इतना अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन अगर आपको अच्छे से आपको समझना है लिक्विड स्टेट का, गैस लिक्विड स्टेट का विस्कोसिटी को, तो आप लोग जाके लिक्विड स्टेट में मैंने आपका एक सेशन लिया था विस्कोसिटी का रिगार्डिंग, पूरा लेक्चर मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, उसको आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। ओके सो अब हमने और पढ़ा क्या, विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द विस्कोसिटी ऑफ गैस हमने पढ़ा, ठीक है। वैसे हमने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ये फॉर्मूला निकाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप लोगों का रूट ऑफ टेम्परेचर एंड रूट ऑफ मोलिकुलर मास। घुमा के पूछ देगा, इसको अच्छे से याद रखना है, याद रखेंगे तो जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि हाँ ऐसा कुछ था। अगर आप पढ़ के नहीं रखेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं आएगा, ठीक है। तो अच्छे से याद रखिए, ऐसे फॉर्मूलाज को ऐसे याद रख लीजिए कि जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, अगर आप जब आपके पास क्वेश्चन दिया होगा, पढ़ते पढ़ते ही आपका दिमाग में
उसी टाइम स्ट्राइक करेगा कि हाँ इस क्वेश्चन के लिए ये सर फॉर्मूला हो सकता है। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि जब आप फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एनएटी मेनली एनएटी पोर्शन जब आप सॉल्व करेंगे उसके लिए आप लोगों के पास फिजिकल फॉर्मूला पूरा रट्टे होने चाहिए। फिजिकल फॉर्मूला आपके दिमाग में पूरा बैठा हुआ चाहिए ताकि जब आप क्वेश्चन पढ़े आपके दिमाग में उसी वक्त सारे फिजिकल फॉर्मूला स्ट्राइक करने लगे उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो प्लीज अच्छे से याद कर लीजिए इस सब फॉर्मूलाज को, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट नोट बना के दे दूंगी सारे फॉर्मूलाज को लेकर, ठीक है। और एक लॉन्ग नोट भी दे दूंगी जहाँ पे आप लोग थ्योरी में पढ़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए नोट को पाने के लिए। और मैं आपके पास आईआईटी जैम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब आ चुके हैं ऑलरेडी, मैं आपको उसको आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जो लोगों का नहीं होगा मैं आने वाला जो सैटरडे आएगा वहाँ पे एक सेशन ले लूंगी या फिर नेक्स्ट क्लास में हम एक सेशन ले लेंगे, ठीक है। सैटरडे तक वेट नहीं करेंगे हम दे देंगे इसी नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में ही मैं आपको एक पीडीएफ को सॉल्व करवा के दे दूंगी, ठीक है। देखिए क्लास में जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना सॉल्व करूंगी। मैं देखिए मैं एक 1 आवर की क्लास में या फिर 1.5 आवर की क्लास में 150 क्वेश्चन तो नहीं कर सॉल्व करवा सकती, लेकिन मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। आप लोग प्लीज मैं जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे उसको प्लीज सॉल्व कीजिएगा, खुद से पहले ट्राई कीजिएगा, उसके बाद में आपको आप लोग अगर डिमांड करेंगे और एक सेशन लेने के लिए गैस स्टेट के क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैं आपको उसको सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल फॉर ट्यूनिंग इन विथ अस। आज हमारा दो चैप्टर्स खत्म हुए, पहला था लिक्विड स्टेट खत्म हो गया था, आज हमने गैस स्टेट कवर किया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम सॉलिड स्टेट को शुरू करेंगे, ठीक है। ओके बाय, ओके गाइस, तो बाय बाय, थैंक यू गाइस, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ ऑलवेज, ठीक है। बाय बाय गाइस।